नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो को आप स्किप मत करना, शुरू से लेकर के आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम इसमें ले रहे हैं टॉप 3000 प्रश्नों की सुपर सीरीज, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप किसी एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों। इस सुपर सीरीज़ में हम ले रहे हैं सभी फुल जो एग्रीकल्चर होती है उसके सभी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रश्न रहेंगे वो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। यह प्रश्न आपके लेक्चर वाइज हम रेगुलर देते रहेंगे, आपको इनको अच्छे से लर्न कर लेना है। इन प्रश्नों से ज़्यादातर प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें। आपको हम यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस जब करा देंगे तब उसके बाद हम आपको 10 टेस्ट पेपर कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उनमें हम लेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो व्यूअर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि वो लोग हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से जा कर के सीधे प्लेलिस्ट पे वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो हम आपको एग्रीकल्चर पढ़ाएँगे इसमें हमने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं। तो यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर रहेगी, एग्रोनॉमी रहेगी, इसके साथ साथ सॉइल साइंस रहेगी, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, वेटनरी साइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं एक कंप्लीट एग्रीकल्चर है। तो ये सारे टॉपिक आपको टॉपिक वाइज पढ़ाए जाएंगे। जब एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम। इसी तरीके से हम आपको लेक्चर वाइज सारे प्रश्न करा देंगे और ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आप देखना, जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें, यहाँ से ज़्यादा आपको कहीं प्रश्न पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बस आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना सिलेबस पढ़ते रहना बस। चलिए, आज हम पढ़ाएंगे आपको सबसे पहले जनरल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर हम आज 50 क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो यह जो शब्द होता है लैटिन वर्ड होता है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को ही जान लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि कृषि विज्ञान के पिता कौन हैं? जो एग्रीकल्चर है उसके पिता कौन हैं? तो स्टाउट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मनुष्य जिसको हम लोग आदि मानव बोलते हैं, जिसका नाम होता है होमो इरेक्टस, यह इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है, इसका उद्भव कहाँ हुआ? तो जो होमो इरेक्टस था इसका उद्भव जो है इंडोनेशिया में एवं अफ्रीका में हुआ। इंडोनेशिया व फिर अफ्रीका माना जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि पहला पालतू पशु कौन सा है? तो पहला पालतू जो पशु था वो कुत्ता था, जिसका प्रयोग हम लोग शिकार के लिए करते थे, जैसे जानवरों को मारने के लिए, तो उसके साथ में हम कुत्ते ले जाते थे। अगला है, भेड़ पालन कब शुरू किया गया? तो भेड़ पालन शुरू किया गया वो 8700 BC में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी पालन कब शुरू किया गया? तो बकरी पालन शुरू किया गया 7700 BC। अगला क्वेश्चन है, फसलों की खेती जिसमें गेहूं एवं जौ की खेती कब शुरू की गई थी? तो यह 7500 BC में शुरू की गई थी। देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हैं, जो कि एक लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर हम दूसरी तरीके से पढ़ाते तो इतने क्वेश्चन एक बार में हम नहीं कवर कर पाते, और आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि इनके आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लेंगे, जो कि हमेशा आपको काम आएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो करंट डेटा होता है वो बदलता रहता है, जिसको आपको हमेशा चेंज करते रहना है। बाकी सभी आपको हमेशा वैसे के वैसे मिलेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन कब शुरू किया गया? रेशम कीट जो पालन शुरू किया गया था वो
2700 BC में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड में अकाल, यह जो अकाल पड़ा था आलू में पछेती झुलसा बीमारी जो होती है इसके कारण पड़ा था, तो यह कब पड़ा था, मतलब किस सन में पड़ा था। तो आलू में जो ये आयरलैंड का पूछा जाता है कि आयरलैंड का में अकाल कब पड़ा, तो ये 1845 पूछते हैं, ठीक है। या पूछ देंगे आयरलैंड में अकाल किसके कारण हुआ था, तो आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई। जो भारत में मौसम की सूचना दी जाती है, जैसे तूफान है, बारिश या अदर जो भी मौसम से रिलेटेड सूचना दी जाती है, तो इसका विभाग सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया, तो यह पुणे में स्थापित किया गया, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसकी स्थापना सबसे पहले 1875 में हुई थी। अगला क्वेश्चन था, प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ। जो सिंचाई आयोग होता है इसका सबसे पहले गठन कब हुआ, तो 1901 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फार्मिंग जर्नल, यह एक पत्रिका होती है जो कि मंथली निकाली जाती है ICAR द्वारा, ठीक है। तो ये कब शुरू की गई थी। जो इंडियन फार्मिंग जर्नल है, ये ऐसे भी पूछ सकता है, इंडियन फार्मिंग जर्नल कैसी पत्रिका है, मंथली, या फिर यूँ पूछ सकता है कि यह कहाँ से निकाली जाती है, तो यह निकाली जाती है ICAR द्वारा, और या फिर यह कब शुरू की गई थी, तो 1940 में। तो इतने क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कवर होते हैं। अगला है, बंगाल में अकाल, बंगाल में जो अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था। तो जो बंगाल में अकाल पड़ा था वो धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग जो होता है उसके कारण पड़ा था, और यह कब पड़ा था, तो 1943 में, ठीक है। बंगाल में अकाल कब पड़ा यूँ पूछ देगा तो 1943 में, या किसके कारण पड़ा, तो धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग जो था उसके कारण पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जिसको FPO बोलते हैं का प्रारंभ कब हुआ। यहाँ पे जो भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर गए हैं, तो आप इनको कोशिश करें कि एक अच्छा सा नोट्स बना लें या याद कर लें, जिससे कि आप जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो थोड़ा सा इसको पढ़ लें। इसके अलावा अपना जो सिलेबस रहता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसको पढ़ लें, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फूड प्रोडक्ट जो ऑर्डर है उसका प्रारंभ हुआ था 1955। फिर है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1966-67 में हुई थी। नेक्स्ट है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई। मतलब पहला KVK की बात कर रहा है, ठीक है, KVK, ठीक है। तो जो पहला KVK था इसकी स्थापना जो है पांडुचेरी में 1974 में हुई थी, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 12 जुलाई 1982, जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। फिर TMO इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयलसीड की स्थापना कब हुई थी। अब इसकी स्थापना पूछ रहा है, तो ये जो हुई थी 1986 में हुई थी। नेक्स्ट है KCC जिसको किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, और एक होता है किसान कॉल सेंटर, लेकिन यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो स्थापना हुई थी 1998-99 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन कब शुरू हुआ। जो नेशनल हार्टिकल्चर मिशन था वो 2005 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFSM जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सेफ्टी मिशन जो होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2007 में हुई थी। फिर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है टोटल जो होता है वो 328.74 मिलियन हेक्टेयर होता है। कभी कभार एग्जैक्ट पूछ देता है 328.74, या फिर अगर ये नहीं मिलेगा तो अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है 328 कभी मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलता है 329 आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद जब भी 5 से ऊपर कोई संख्या बढ़ जाती है तो उसको एक अगली गिनती गिन ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग किस फसल पर होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है किस फसल पर सबसे ज़्यादा खरपतवार नाशियों का प्रयोग होता है। तो सबसे ज़्यादा जो खरपतवार नाशी यूज की जाती है वो धान पर यूज की जाती है।
अगला क्वेश्चन है कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए। देखिए अच्छे से इसको बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे 1% नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा कितने, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके कितने % क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। होना कितना चाहिए, है नहीं, होना चाहिए। तो 33% लगभग होना चाहिए, 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम कब बना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वन संरक्षण जो अधिनियम है 1980 में बना था। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में वार्षिक औसत वर्षा कितनी है। तो देखना ये जब औसत वार्षिक वर्षा पूछता है तो भारत की 1194 mm होती है, या फिर अगर आप इसको CM में लिखना चाहेंगे तो एक एवरेज जो होता है लगभग वही 120 CM होता है। ठीक है, सीधा सीधा मतलब इसको, ये अगर मान लीजिए 1194 कभी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 1200 मिल जाएगा, या फिर 1190 के आसपास मिल जाएगा। तो आप जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कभार थोड़ा सा साइड में ले लिया जाता है, एवरेज में ले लिया जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, तो आप उससे नहीं परेशान होना है। जो एग्जैक्ट होता है 1194 mm या फिर 120 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राष्ट्र कौन है। तो यहाँ पे चीन नंबर 1 है और दूसरे पर भारत है, मतलब सबसे ज़्यादा जो सिंचित क्षेत्रफल है वो चीन के पास है, फिर दूसरे नंबर पर भारत आता है। ये विश्व लेवल की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल किस राज्य का है। देखिए ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल किस राज्य का है। तो सबसे अधिक है क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक, यहाँ पे सिंचित कर लेना है, शिक्षित नहीं, सिंचित, ठीक है, सिंचित। ये क्वेश्चन है भारत में, मतलब भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है। जो सर्वाधिक सिंचित है वो है पंजाब। लगभग पंजाब का जो भी क्षेत्रफल कृषि योग्य है उसकी 98% क्षेत्र जो है वो सिंचित है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक सिंचाई वाली फसल। अब ध्यान देना है, सबसे अधिक सिंचाई किसमें की जाती है, तो गन्ने में। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल, मतलब कौन सी फसल भारत के अंदर है तो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल पर की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। फिर है बूंद बूंद सिंचाई, जिसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये पूछ दिया जाता है कि ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो फिर महाराष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फव्वारा सिंचाई जो होती है, फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। अब जो फव्वारा सिंचाई होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो राज्य है वो राजस्थान है, या फिर ऐसे कह देगा स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तब भी आप राजस्थान लगाएंगे। स्प्रिंकलर फव्वारा ही होता है, ठीक है। सर्वाधिक उर्वरक खपत वाला राज्य कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा उर्वरक किस राज्य में यूज किया जाता है, खपत होती है उसकी, तो उत्तर प्रदेश है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक कीटनाशकों का प्रयोग किस फसल पर होता है। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान समझना है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया कि सबसे ज़्यादा खरपतवार नाशी का प्रयोग किस फसल पर होता है। अब यहाँ कह रहा है कीटनाशी का प्रयोग, तो कीटनाशी का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो होता है कपास पर। ध्यान देने हैं सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भोपाल गैस ट्रेजडी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो जो भोपाल गैस ट्रेजडी थी उसमें मेथाइल आइसोसाइनाइड थी, इसी के कारण एक बहुत दुर्घटना हुई थी जिसमें बहुत लोग मर गए थे, ठीक है। तो MIC लिख के आ जाएगा या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड लिख के आ जाएगा। फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1935 में हुई। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखना इस क्वेश्चन को समझने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से समझ लेना है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी नहीं तो आगे भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ कह रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको बोलते हैं MSP,
किसकी सिफारिश से लागू हुआ? तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है CACP द्वारा 24 फसलों पर वर्ष में 2 बार लगाया जाता है। ठीक है, पूछ देता है MSP कितनी फसलों पर लगता है, तो आप 24 फसलों पर लगाएंगे। ठीक है, और किसके सिफारिश पर लागू हुआ, तो आप ये लिखेंगे CACP। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार घोषणा कब करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जो घोषणा होती है फसल बुआई से पूर्व होती है। जब भी MSP की घोषणा सरकार करती है तो फसल बुआई से पूर्व, जो भी फसल बोई जाती है उससे पहले, मतलब जो सीजन आता है तभी पहले सरकार इसकी घोषणा कर देती है। ध्यान देने हैं क्वेश्चन, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, अनाजों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो जो अनाजों में लाइसिन अम्ल होता है, इसकी कमी पाई जाती है। देखिए, जितने भी हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इनका जो है एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी बदलते नहीं हैं। आप चाहे तो इंटर के लिए आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, मतलब BSc AG के लिए, या फिर किसी जॉब के लिए बैठे हैं, जो करंट डेटा होता है केवल वही चेंज होता रहता है। कुछ जैसे वैरायटियाँ डेवलप हुई, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, कोई योजना चली, वो चेंज होती रहेगी। लेकिन जो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से मान लो बुकों में दे रखे हैं, फिक्स हैं कि यही चीज़ें होती हैं, अनाज फसलें जो भी हैं, तो वो नहीं बदलने होते हैं। तो आप उनका एक अच्छा नोट्स बना लेंगे तो आपको हमेशा काम आएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों के दानों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो यहाँ होगा मेथियोनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पावर टिलर यंत्र किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? जो पावर टिलर होता है वो धान की खेती के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झूमिंग खेती कहाँ होती है? सबसे पहले तो जान लेते हैं झूमिंग खेती क्या होती है। दोस्तों, जब जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि पहले जंगल काट लिए जाते हैं, उनको खेती योग्य बनाया जाता है। थोड़ा सा टुकड़ा साफ़ कर लिए, उस पर हम खेती करना शुरू कर दिए। जब वहाँ की उस भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है, उस पर खेती नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाती है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जगह पे जंगल काटते हैं। तो ये क्रिया कंटिन्यू करते रहते हैं लोग, जब तक मतलब उर्वरता रहती है तब तक फसल बोते हैं वहाँ पे। जब उसकी उर्वरता नष्ट होने लगती है तब नेक्स्ट मतलब दूसरी जगह पे जा कर के खेती करने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं झूमिंग खेती। यह पूर्वी भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे पूछ देता है कि झूमिंग खेती कहाँ होती है, तो पूर्वी भारतीय राज्यों में। फिर टिकाऊ खेती का मुख्य उद्देश्य है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिकाऊ खेती का मतलब ये है कि एक तरीके से ऑर्गेनिक खेती। ठीक है, तो यहाँ पे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो वातावरण का संतुलन है उसको बनाए रखा जाए, इसलिए जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि वर्ष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में। यहाँ पूछ रहा है कृषि वर्ष। जो कृषि वर्ष होता है 1 जून से लेकर के 31 मई तक होता है। ठीक है, एक होता है क्रॉप वर्ष। ठीक है, क्रॉप ईयर या एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर बोल देते हैं। जो एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर होता है 31 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। ठीक है, जो क्रॉप वर्ष होता है वो होता है 31 जुलाई से लेकर के 30 जून तक, और जो कृषि वर्ष होता है वो होता है 1 जून से 31 मई तक। इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, क्रॉप ईयर जब भी बात करता है तो 31 जुलाई से लेकर के 30 जून होगा। कृषि वर्ष जब बात करता है तो 1 जून से लेकर के 31 मई होगा। अगला है, पहला ग्रीन हाउस कब बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो ये जो पहला ग्रीन हाउस है वो 1599 में बनाया गया। फिर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कब प्रारंभ हुआ? जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग प्रारंभ हुआ वो लगभग 1800 में प्रारंभ हुआ। फिर दूध दुहने की मशीन का आविष्कार कब हुआ? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
जो दूध दुहने की मशीन है उसका आविष्कार हुआ था 1879 में। अगला क्वेश्चन है डीडीटी का उपयोग कब प्रारंभ हुआ। तो डीडीटी का प्रयोग जो हुआ था वो 1939 में शुरू हुआ था। फिर एक कार्बनिक खेती कब प्रारंभ हुई। जो कार्बनिक खेती प्रारंभ हुई वो 1972 में प्रारंभ हुई। तो आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप कंटिन्यू ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखना और बताना कैसे रहे क्वेश्चन, अगर कुछ भी कमी है या फिर और हमें लेवल अच्छा कहना चाहिए। जो भी आपको लगता है अपना राय ज़रूर अपना जो भी विचार हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम कोशिश करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। और इस सीरीज़ में हम आपसे श्योर कह रहे हैं कि जब ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तब देखेंगे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे जब आप, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको उस एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।